नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। लॉकडाउन 3 खत्म और लॉकडाउन 4 लगाने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज्यादा संकट में जा पड़ी है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा भी कर दी, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों से जो मजदूरों की तस्वीर आ रही है, वो काफी भयावह है। उस तस्वीर को देख के कोई भी दहल सकता है। इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुलाम सरवर जी। आइए बात करते हैं गुलाम सरवर जी, इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर। जी जी, शुक्रिया आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, तो क्या लगता है कि आपको इससे मजदूरों का कुछ भला हो पाएगा? देखिए, 20 लाख करोड़ की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं इस बड़े पैकेज की घोषणा तो कर रहा हूं, लेकिन किसके हिस्से में क्या जाएगा ये कल वित्त मंत्री बताएंगी, निर्मला सीतारमन। हाँ। निर्मला सीतारमन जी नेक्स्ट डे आती है और 20 लाख करोड़ का आधा हिस्सा उद्योगपतियों के नाम करके चली जाती हैं। फिर कहती है कि नेक्स्ट डे फिर आऊंगी। फिर हाँ। निर्मला सीतारमन जी पूरे एक जंबू टीम के साथ 5-6 लोगों के साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठती हैं और हाँ। फिर घोषणाओं का दौर शुरू होता है। लेकिन तमाम घोषणाओं के बाद भी एक सवाल आज तक बना रह गया कि ये जो माइग्रेंट लेबर हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसका दृश्य आप सब देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, और ये भारत के मतलब भारत के ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले लोग हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, यही मैन पावर है जिस पर भारत को गर्व है। और इसी मैन पावर को सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से कुचला जा रहा, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा पैकेज दिया तो उसमें इन मजदूरों के लिए तो आपको कुछ करना चाहिए था। अब तक तमाम राज्य की सरकारों ने जो नंबर जारी किया, जो लिंक जारी किया, वो अभी तक काम नहीं कर रहा है। मजदूर परेशान हैं। आप कभी एक ट्रेन चलाते हैं फिर रोक देते हैं, फिर आप ट्रेन चलाते हैं तो वीआईपी ट्रेन चला देते हैं 3000 टिकट वाला। इस तरह से सारी पॉलिसियां शुरू से अब तक जितनी पॉलिसी इनकी है वो सब फेल होती जा रही है। और ये पैकेज का ऐलान होने के बाद ये बात तय हो गया कि अब घोटाले का दौर शुरू होगा। उद्योगपतियों को बगैर एग्रीमेंट के, बगैर गारंटी के लोन दिया जाएगा। और मझौले उद्योग और छोटे उद्योग की जो सीमा तय की गई है, जो 50 लाख और 50 करोड़ और 10 करोड़ या 1 करोड़ जो तय की गई है, इनको जो बगैर गारंटी के लोन देंगे और 1 साल तक उनसे मूलधन भी नहीं लिया जाएगा। मैं समझता हूं ये सारे लोग, भाजपा के लोग, लोन अपने नाम सैंक्शन कराएंगे और दिवालिया घोषित कर देंगे, जिस तरह से पिछले दिनों में 68,000 करोड़ का हो चुका। तो ये पैसे तो उद्योगपति के खाते में जा रहे हैं, मजदूरों को निराशा हाथ लगी है, किसानों को निराशा हाथ लगी है, और छोटे व्यापारियों को, जो जिसको कुटीर उद्योग कहा जाता है, उसको परिभाषा को कहते हैं जो 1-2 लाख की पूंजी से काम चलता है। विपक्ष ने मांग किया था, राहुल गांधी जी ने इनसे कहा था सरकार से कि आप 72 हजार रुपए प्रत्येक परिवार को भेज दें ताकि सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। मेरा कहना है भारत में 70% परिवार जो है वो या तो मध्यम वर्गीय है या निचले स्तर का है। आप अगर 70% परिवार को 25-25, 30-30, 50 हजार का भी आर्थिक पैकेज दे दिए होते तो आज पूरे देश में जश्न मन रहा होता। आज पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई होती और मोदी जी के जयकारे लग रहे होते। लेकिन आपने उद्योगपतियों के लिए तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन मजदूरों के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की बात नहीं करती। वो शुरू से ही मजदूरों की बात करती आई है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो 2014 के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि ऐसी मतलब कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर कर पाएंगे। उन्होंने फिर भी कहा, फिर उसके बाद कहा कि 2022 तक सभी गरीबों के पास अपना मकान होगा। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते कि बीजेपी बात नहीं करती।
बात करती है लेकिन कर क्यों नहीं पाती? ये क्यों ऐसा हो पाता है? ये संदीप जी आपने सही याद कराया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है। जो आप समझ रहे थे कि मोदी जी ने कहा, वो तो पूरे भारत के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे या हवाई चप्पल भी छीन लिया जाएगा। आपने देखा कि जो प्लास्टिक के बोतल को पांव में बांधकर मजदूर सड़क पर चल रहा है, पांव में छाले पड़ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं सड़क पर बच्चे को पैदा कर रही है, ये ऐसे ऐसे बैलगाड़ियों को औरतें खींच रही हैं बैल की जगह पर। अब कब जहाज पर चढ़ा जाएगा? दूसरी बात जो आपने कही कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी को पक्के मकान मिलेंगे, तो अब तक कितने को पक्के मकान मिले 6 साल में, जो 2 साल में और मिल जाएंगे? ये सारी बातें हवाई हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनियों की पार्टी है, बनिया को लाभ पहुंचाएगी। बड़े बनिया धीरू भाई अंबानी से लेकर छोटे बनिया मझोले बनिया तक इसकी सारी योजनाओं का लाभ लेंगे। गरीब मुंह देखता रह जाएगा। गरीब, अब आप देखो कि लॉकडाउन में कोरोना टैक्स लगाया जा रहा है, शराब पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, गाड़ियों पर टैक्स, हमारे पैदल चलने पर भी टैक्स लगाया जाएगा। यानी सारा टैक्स आप गरीबों से वसूल रहे हैं और लाभ अमीरों को पहुंचा रहे हैं। ये क्या मतलब है साहब? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सारी पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। भारत के लोग समझने लगे हैं इसको। जब चुनाव का समय आएगा, आप पश्चिम बंगाल में देख लो, हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। ये जब उत्तर प्रदेश में 2014 में चुनाव होना था, तो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा करा दिया। ये पार्टी जो है भारतीय दंगा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। ये पार्टी का विश्वास संविधान पर नहीं है, भारत की जनता पर नहीं है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नहीं है, बल्कि भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए अनेकों प्रकार के हरबे इस्तेमाल करती है, जिसमें धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद। आपने देखा SC ST OBC को क्या मिला? आज अदालतों में देख लें, यूनिवर्सिटियों में देख लें, और जो मंत्रालय में जितने सचिव हैं उसकी सूची निकाल कर देख लें। संदीप जी, आप तो पत्रकार हैं, आप मंत्रालय में सारे सचिवों की सूची निकालें। कितने OBC हैं, कितने SC ST के लोग हैं? ये तो सारे SC ST OBC के अधिकार का हनन हो रहा है इस सरकार के अंदर में। इसलिए इन तमाम समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि समय आ गया है, भारत के मजदूरों एक हो, भारत के दलितों एक हो, भारत के पिछड़ों एक हो, भारत के मुसलमानों एक हो, सारे बहुजन कंसेप्ट को एक करके और तमाम मजदूरों, कामगारों और गरीबों को एक करके ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमको अब एकत्रित होने की आवश्यकता है इस समय। तो ऐसे में आप क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेलीविजन के सामने आते हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब तो सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि गरीब को भी अब उस सरकार से अपनी जो उम्मीदें टिकी हुई थी सरकार पर, क्या गरीब को, जो मजदूर हैं, उनको सरकार से सारी उम्मीदें मतलब कि खत्म कर देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने इशारे में ये कह दिया है। पूरे संबोधन में उन्होंने इशारे में बहुत सारी बातें कही है। उसमें जो आत्मनिर्भर वाला शब्द कहा है, वो पूरे भारत के गरीबों के लिए कहा गया है, पूरे भारत के किसानों के लिए कहा गया है, पूरे भारत के बेरोजगार नौजवानों के लिए कहा गया है, पूरे भारत के मजदूरों के लिए कहा गया कि आप आत्मनिर्भर होना सीखें। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सरकार आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती, सरकार आपके जीवन स्तर को सुंदर और उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकती है। आपको अपनी लड़ाई भी स्वयं लड़नी है, अपने जीवन को स्वयं चमकाना और बढ़ाना है। इसलिए आप आत्मनिर्भर हो जाओ। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भारत के लोगों, मैं तो विदेशी कार पर चढ़ूंगा, मैं तो विदेशी चश्मे लगाऊंगा, मैं तो विदेशी घड़ी पहनूंगा, मैं तो विदेशी कपड़े पहनूंगा, मैं विदेश यात्राएं करूंगा, लेकिन आप आत्मनिर्भर हो जाओ, क्योंकि हमारी सरकार भारत के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का हमारे पास प्लान है, और ये 20 लाख करोड़ रुपए उन्हीं उद्योगपतियों के जेब में जाने वाले। आपसे जाते जाते एक लास्ट सवाल और करना चाहूंगा मैं, कि उन्होंने अपने अभिभाषण में एक शब्द और यूज किया था, वोकल फॉर लोकल।
यानी उन्होंने बोला लोकल पर जोर दीजिए। उन्होंने बोला कि विदेशी जो सामान है उनका बहिष्कार करिए और हमें लोकल यूज करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि खुद अगर प्रधानमंत्री जी ही अगर छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, वो सारे बाहर के यूज करते हैं। तो क्या लगता है आपको ये सफल हो पाएगा? प्रधानमंत्री कर्मी में बहुत ज्यादा अंतर है। जिस लोकल की बात आज कर रहे हैं, देखिए भारत सरकार कैसे एक्सपोज हो रही है। इस संकट की घड़ी में पीपीई किट जो सबसे इजी चीज है, जिसको गांव का एक टेलर मास्टर भी सी सकता है, बना सकता है, और मैंने देखा तैयार करते हुए अपने कारीगरों को। लेकिन पीपीई किट चाइना से मंगा रहे हैं, सारी चीजें आप चाइना से मंगा रहे हो और प्रवचन सुना रहे हो कि ये तो बाबा रामदेव वाला प्रवचन हो गया साहब, कि स्वदेशी अपनाओ और देश बढ़ाओ का नारा देते हैं और बीएमडब्ल्यू कार से चलते हैं। ये दोहरी नीति को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप स्वदेशी अपनाओ तो बापू के मार्ग पर चलकर दिखाओ। आप खादी के कपड़े को बढ़ावा देकर और विदेशी कपड़े का त्याग दो, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कोट पैंट टाई को त्याग दिया था और शुद्ध देशी वस्त्र को धारण करके और देसी लाठी हाथ में लेके और खड़ाउन समझ रहे हैं संदीप जी? एक चप्पल के जगह पर भारतीय संस्कृति में खड़ाउन होता है, जो अक्सर संत लोग ज्यादा पहनते हैं। गांधी जी खड़ाउन पहनते थे और मोदी जी उड़ाउन पहनते हैं। मोदी जी को यह बात कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उसी बापू की भूमि के मोदी जी भी हैं, लेकिन कहते हैं जनता को कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ और स्वयं सारी चीजें विदेशी, खाना तक विदेशी, मशरूम विदेशी। ये छुपी ढकी बात नहीं है कि विदेशी मशरूम खाते हैं और विदेशी पानी पीते हैं प्रधानमंत्री जी। इसलिए ये प्रवचन वैसे ही है जैसे कोई संत जो है वो मंच पे तो प्रवचन करता है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसको अपनाता नहीं है। सेम यही स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की है। देश की जनता को मूर्ख समझा जा रहा है, देश की जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है या बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा। मैं समझता हूं आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो इनके मक्कारी को, इनके झूठ को, इनके फरेब को, इनके लच्छेदार भाषण को न समझे। समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, लास्ट सवाल ये है मेरा होगा आपसे कि जब भारत में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो भारत में कोरोना के केसेस थे 250 से 300 के करीब, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है 80,000 के ऊपर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये लॉकडाउन तो सर ये कमी कहाँ रह गई थी? सरकार ने मतलब कि क्या उचित कार्रवाई नहीं कर पाई जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए? पहले जब लॉकडाउन लगा था उसमें जमातियों का काफी ज्यादा ये बताया जा रहा था। लोग जिस तरीके से टेलीविजन चैनल पे डिबेट कराया गया कि जमातियों ने अलग अलग हिस्सों में बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन अब 4 लगाने की कोशिश हो रही है। तो क्या लगता है कि कहाँ सफल हो गए? देखिए, जमातियों का जिक्र आपने किया। जमाती इसलिए फंस गया कि उसने सरकार की बात मान ली। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो जहां है वहीं रुक जाओ, तो जमाती निजामुद्दीन में रुके थे वहीं रुक गए। आज शोभन सरकार के मृत्यु कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार में या अंतिम दर्शन में जो कानपुर जो हॉट स्पॉट है पूरे उत्तर प्रदेश का, आगरा के बाद, वहां जो भीड़ जमा हुई उस पर मीडिया ने कोई खबर चलाया क्या? यही तो कारण है कि हम लोगों ने मीडिया को त्याग दिया, हम लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, इसलिए कि आज की बात कर रहा हूं, आज के डेट में भी कुछ चैनल जो है वो तबलीगी जमात और मौलाना साद ही चला रहे हैं, उनके पास कोई समाचार नहीं है। लाखों मजदूर सड़क पर भूखे प्यासे चल रहे हैं, इसको नहीं दिखाया जाएगा। ट्रेन से, बस, कार से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होकर मजदूर मर रहा, नहीं दिखाया जाएगा। भूख से मर रहा है, नहीं दिखाया जाएगा। उस मार्मिक दृश्य को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा कि ये जो बीमारी आई, चुनाव तक ये लेकर जाएंगे कि जमातियों के कारण हुआ, मुसलमानों के कारण हुआ। लेकिन आज बता दूं आपको, जो कोरोना के केसेस 80,000 हैं,
इसमें 10% भी अब जमाती नहीं बचे, और जो मृतकों की तादाद बताई जा रही है उसमें भी 10% भी तबलीगी जमात के लोग अब नहीं है। ये शुरू के आंकड़े थे, चूंकि ये टेस्ट नहीं कर रहे थे, अब इनका 30 लाख टेस्ट हुआ है तो 1 लाख के करीब जो है पॉजिटिव आ गया है। दूसरी बात है कि टेस्ट का जो रेशियो है वो बहुत स्लो है। 3 महीने में 30 लाख पर ये पहुंचे हैं, और 130 करोड़ की आबादी है भारत की। 21-22 साल लग जाएगा इनको टेस्ट करने में। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी तबलीगी को पकड़ेंगे, कभी सरदार जी को पकड़ेंगे जो महाराष्ट्र से आए थे, उनके ऊपर भी इनके नेताओं ने कटाक्ष किया था। जब महाराष्ट्र से सिखों के क्या कहते हैं दर्शन करने वाले जो लोग वहां फंसे थे नांदेड़ में, नांदेड़ से जब सिख श्रद्धालु आए पंजाब तो उसमें 183 पॉजिटिव थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर भी उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन सिख समुदाय ने गोलबंद होकर उसका जवाब दिया। मुसलमानों में यह कमी है कि हमारे यहाँ तबलीगी जमात को फंसाया गया, और दूसरा मौलवी बेशरम होकर टीवी पर जाकर जो है वो मीडिया का पक्ष रख रहा, सरकार का पक्ष रख रहा, तबलीगियों का पक्ष नहीं रख रहा। जबकि सच्चाई है कि तबलीगी जमात के साथ जो कुछ भी संबंध जोड़ा जा रहा है कोरोना का, वो सरासर गलत है, निराधार है, बेबुनियाद है, उसमें कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। तबलीगी जमात का इस कोरोना से कोई लेना देना नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद सर।